नमस्कार। आज अपने बात करेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर के एनवायरनमेंट स्टडी जो कंपलसरी पेपर है। बीएससी बीए हो चाहे बीएससी हो, रेगुलर हो कैटेगरी चाहे एनसी हो, सभी के एक कंपलसरी पेपर है पर्यावरण अध्ययन का, जो कि रेगुलर वालों का तो है 21 अगस्त का और है प्राइवेट वालों का है 28 अगस्त का। दोनों का ये पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, कौन कौन से प्रश्न, किस तरह के प्रश्न आएंगे, क्या सिलेबस है, कौन कौन सी चीजें आपको पढ़ के जानी चाहिए, कितना नंबर का पेपर आएगा, कितना अंक पास होने के लिए लाने जरूरी है, तो इस बारे में अपने आज पूरी जानकारी जानेंगे। सबसे पहले जो रेगुलर पेपर होगा और प्राइवेट पेपर होगा, इसका सिलेबस क्या है, सेम ही है, दोनों के एक जैसा ही पेपर का पैटर्न आएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन के पेपर की। पेपर होगा 2 घंटे का, 2 बजे से 4 बजे के बीच। ये तो सबने एडमिट कार्ड में देख लिया होगा। रेगुलर वालों के एडमिट कार्ड है महाविद्यालय में आ चुके हैं, आप जाकर अगर नहीं लेके आए हैं तो ला सकते हो। और अगर है प्राइवेट वालों के एडमिट कार्ड है, ये मित्र के द्वारा भी आप निकलवा सकते हो, मोबाइल में डाउनलोड करके भी आप प्रिंट कर सकते हो। अब 2 से 4 बजे का बीच पेपर होगा। पेपर पूरे 100 अंक का आएगा, 100 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन की संख्या भी 100 होगी, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। आपको मिनिमम पास होने के लिए 36 अंक चाहिए, यानी 36 प्रश्न आपको पास होने के लिए सही करने हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होने का मतलब है आपको सारे के सारे प्रश्न गोले डायरेक्ट करके आने हैं। पेपर है एमसीक्यू मोड पे होगा, यानी ओएमआर आपको दी जाएगी, वही भरनी है। अब एनवायरनमेंट स्टडी का जो दूसरा भूगोल का पेपर होगा 3 सितंबर को है, जो वो पेपर क्या है, वो भूगोल के सेकंड पेपर के अंतर्गत मानव एवं पर्यावरण लगती है, वो इससे मिलता जुलता ही सिलेबस है। वो पेपर थ्योरी टाइप का आएगा। बीएससी का जो ये पेपर लगता है कंपलसरी पेपर है, अनिवार्य पेपर है, अनिवार्य है। ये क्या है, एमसीक्यू मोड पर होगा। अब इसके बारे में क्या सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से प्रश्न ज्यादा पढ़ेंगे, इसके बारे में अपने जानेंगे। अब सबसे पहले अपने कौन से टॉपिक से ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन सा अपने सिलेबस है, सिलेबस के आपको अंदर कौन कौन से टॉपिक ज्यादा पढ़ने चाहिए, इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले पर्यावरण की परिभाषा, पर्यावरण की परिभाषा, प्रकृति, जागरूकता, पर्यावरण के बारे में जागरूकता क्यों जरूरी है, इसके बारे में जानेंगे। पर्यावरण क्या है, पर्यावरण परि प्लस आवरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, यानी चारों ओर का आवरण, पृथ्वी के, हमारी पृथ्वी के चारों ओर का जो आवरण है उसके बारे में, इसके बारे में इसमें पढ़ते हैं। पर्यावरण शब्द अंग्रेजी भाषा के एनवायरनमेंट शब्द से बना है। अंग्रेजी भाषा के एनवायरनमेंट शब्द का हिंदी रूपांतरण है। अब ये जो एनवायरनमेंट शब्द है, ये फ्रेंच भाषा के एनवायरो नेर से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, फ्रेंच भाषा के एनवायरो नेर से। आपसे ये पूछ सकता है भी अंग्रेजी भाषा का एनवायरमेंट शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है, तो फ्रेंच भाषा के एनवायरोनेर शब्द से लिया गया है, जो कि जिसका अर्थ है पर्यावरण है। अपने पर्यावरण को
इंग्लिश के अंतर्गत एनवायरमेंट कहते हैं, जो कि फ्रेंच भाषा के एनवायरोनेर शब्द से लिया गया है। अब पर्यावरण की परिभाषा पूछ सकता है विभिन्न विद्वानों के, आप याद कर लेना। पर्यावरण की प्रकृति कैसी है, पर्यावरण के बारे में जागरूकता क्यों जरूरी है, भी पर्यावरण के बारे में अपने को पढ़ना क्यों जरूरी है, क्यों भविष्य के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन किसके कारण होता है, वनों का क्या महत्व है, खनिजों को बचाए रखना क्यों जरूरी है, पर्यावरण को प्रदूषित होने से रोकना क्यों जरूरी है, पर्यावरण का संरक्षण किस लिए आवश्यक है, इसके बारे में जागरूकता कैसे लाई जा सकती है, इसके बारे में अपने कॉमन जानकारी सभी को होनी चाहिए। इसीलिए ये सबके लिए कंपल्सरी विषय के रूप में लागू किया गया है। अब इसके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों, प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत जैविक अजैविक घटकों को शामिल किया जाता है। अब प्राकृतिक संसाधन क्या होता है, इससे संबंधित भी प्रश्न पूछ सकता है। पृथ्वी पर पाई जाने वाले वे सभी तत्व जो मानव के लिए उपयोगी है संसाधन कहलाते हैं। मानव खुद भी क्या एक संसाधन है। संसाधन उपयोगी उत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर 3 वर्गों में बांटा जा सकता है, 2 वर्गों में मुख्यतः बांटा जा सकता है। प्राकृतिक संसाधन व मानव निर्मित संसाधन। अब उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर नवीनीकरणीय संसाधन व अनवीकरणीय संसाधन। नवीनीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो कि कम समय के अंतर्गत, यानी जिनकी पुनः आपूर्ति संभव है, वे संसाधन जो बहुत जल्दी जिनका निर्माण हो जाता है। अनवीनीकरणीय संसाधन वे होते हैं जिनको बनने में हजारों करोड़ों वर्ष लगते हैं। अब नवीनीकरणीय संसाधनों में कौन कौन से शामिल होंगे, अनवीनीकरणीय संसाधनों में कौन कौन से सम्मिलित होंगे, इसके बारे में भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ये भी ध्यान से पढ़ लेना। अब प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत वनों, खनिज, वन खनिज, जल, मृदा, वायु, ये संसाधन किस प्रकार से अपने लिए उपयोगी हैं। इन संसाधनों के अंतर्गत समस्याएं कौन कौन सी आती है, प्रदूषण क्या है, इससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बारे में आपने थोड़ा डिटेल से पढ़ लेना, ये टॉपिक ध्यान से पढ़ के जाना, इन्हीं से संबंधित आपको प्रश्न मिलेंगे। अब नवीनीकरणीय संसाधनों, अनवीनीकरणीय संसाधनों के अलावा संसाधनों से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसके अंतर्गत वन संसाधन को विस्तार से पढ़ना है। वन संसाधन, वनों का उपयोग व अतिदोहन के कारण कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं, वन अपने लिए क्या उपयोगी है, आदिवासी लोगों के लिए निवास स्थान है, वन्य जीवों के लिए रहने का स्थान उपलब्ध कराता है। अब धीरे धीरे मानव के विकास के कारण वनों का जो दोहन हो रहा है, इमारती लकड़ियों को कुछ किस्म को लगाया जा रहा है, जिससे वनों की विभिन्न प्रजातियां न होकर एक ही किस्म के बागान लगाए जा रहे हैं। जो कृषि के लिए भूमि निकालने हैं तो वनों को काटा जा रहा है। कौन कौन से इसके प्रभाव है वो अपने पढ़ना है, ध्यान से पढ़ के जाना, उन्हीं से संबंधित आपको प्रश्न मिलेंगे। अब इसके बाद में जल संसाधन, जल संसाधन वो आपको ध्यान से पढ़ना है। जल संसाधन के अंतर्गत स्थायी जल, भूजल है, भूजल का अत्यधिक दोहन, अत्यधिक दोहन, बाढ़, सूखा नदी जल, बाढ़, सूखा
नदी जल है, विवाद है, बांधों के लाभ व समस्याएं, इतने टॉपिक है। अब स्तही जल जो धरातल के ऊपर जल है, नदियों में है, झीलों में है, बर्फ के द्वारा पिघल रहा है। भूजल है, महासागरों में है। भूजल जो भूमि के अंतर्गत पाया जाता है उसे नलकूपों के द्वारा बाहर निकाला जा रहा है, जिसे अत्यधिक दोहन की वजह से भूजल का स्तर गिर रहा है। उसका पुनर्भरण कैसे किया जाता है? अत्यधिक दोहन के परिणाम कौन कौन से हो सकते हैं? बाढ़, अत्यधिक जल का, अत्यधिक वर्षा के कारण नदियों के जो प्राकृतिक तट है उनका टूटना, सूखा, लंबे समय तक वर्षा न होना जिसके कारण सूखे की स्थिति बन जाती है। नदी जल पर विवाद है। अब दक्षिणी भारत के अंतर्गत है कावेरी जल विवाद है, नर्मदा जल नदी विवाद है। दो राज्यों के बीच से पीछे सिंधु जल समझौता है। व्यास नदी के अंतर्गत रावी जल विवाद है। ये पढ़ना है, थोड़ा सा मुख्य मुख्य टॉपिक इसमें देख लेना। बांधों से कार्यों को विकसित करने के लिए विद्युत उपयोग, विद्युत निर्माण के लिए, जल विद्युत निर्माण के लिए भी बांधों का उपयोग किया जाता है। इसके जो बांधों के द्वारा समस्याएं कौन कौन सी आती है? लोगों का विस्थापन है, पलायन करना पड़ता है। एक जगह कोई बांध का निर्माण करने के लिए वहां पर पेड़ पौधे वनस्पति है, बहुत सी भूमि जलमग्न हो जाती है, एवं अन्य कौन कौन सी समस्याएं आती है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाना। इन्हीं से संबंधित प्रश्न मिलेंगे। अब इसके बाद में खनिज संसाधन के, जल संसाधन के बाद में खनिज संसाधन को पढ़ना है। खनिज संसाधन के अंतर्गत खनिजों का निष्कर्षण किस प्रकार से किया जाता है? विवर्तनिकी खनन क्या है? कूपी का खनन क्या है? थोड़ा सा पढ़ लेना। अब खनिजों की उपयोगिता एवं खनिजों के प्रकार, खनिजों के थोड़ा सा विस्तार से पढ़ लेना। कौन से ऊर्जा खनिज है, कौन से धात्विक है, कौन से अधात्विक है। इसके बाद में खनिजों से संबंधित समस्याएं भी, कौन से खनिज पुनः उपयोग में लाए जा सकते हैं, खनिजों को किस प्रकार से संरक्षित किया जा सकता है, खनिजों के द्वारा, खानों को खुली छोड़ने के द्वारा, खनन करने के द्वारा, या खनन के समय कौन कौन सी समस्याएं आती है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। इसके बाद में खाद्य संसाधन के बारे में पढ़ना है। खाद्य संसाधन, कृषि के बारे में पूछा जा सकता है। आधुनिक कृषि के प्रभाव, रासायनिक कीटनाशक, उर्वरक के सकारात्मक व नकारात्मक प्रभावों के बारे में पढ़ा जा सकता है, पूछा जा सकता है। विश्व खाद्य संकट, खाद्यान्न पर आत्मनिर्भरता। अब पशुपालन के अंतर्गत है पशुओं के पशुचारण, अतिचारण की समस्या, जिसके अंतर्गत मृदा अपरदन है पशुओं के खुरों से, या किसी एक प्रजाति की घास का उगाया जाना, जिसके अंतर्गत है प्राकृतिक जो आनुवंशिक विविधता है घासों की वो क्या है, खत्म होती जा रही है। जैव विविधता को भी संकट है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं सतत पोषणीय विकास, सतत पोषणीय विकास पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ये इतने टॉपिक आप ध्यान से पढ़ना। वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, एक वीडियो का अलग पार्ट बना के
कुछ एक टॉपिक और है इंपॉर्टेंट, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित है, जैव विविधता से संबंधित है, वो और डाल दूंगा। धन्यवाद।